वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैन्सी गुप्ता। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, नाउ हम बच्चों पहुंच गए हैं न्यू रीडिंग्स पर। न्यू रीडिंग मतलब देखो, इससे पहले हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया क्लास 10 कि कैसे गुटेनबर्ग ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस रिलीज की, उसके बाद धीरे धीरे करके कैसे टेक्नोलॉजी ऑल ओवर यूरोप में फैल गई और प्रिंटिंग का एक नया चलन शुरू हो गया ऑल ओवर द यूरोप। अब हम पढ़ रहे हैं कि उस जो चलन जो शुरू हुआ, एक नई हवा, एक नया वेव जो आया पूरे यूरोप में, उसका क्या क्या असर हुआ। जाहिर सी बात है, ये हम पहले भी देख चुके हैं, लोगों ने रीडिंग को अडॉप्ट करना शुरू किया। अब लोग अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ रहे थे। वुमेन्स घर की कुकिंग रेसिपीज की किताबें पढ़ रही थी। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। लेकिन मजेदार बात तो तब है जब वो लोग जिनको पढ़ना नहीं आता वो भी किताबों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क ये था कि जिसे पढ़ना नहीं आता, व्हाट अबाउट द पॉपुलेशन जो लिटरेट नहीं है, वो कैसे बुक का इस्तेमाल कर रही थी। तो पता है उनके लिए कैसी बुक्स लिखी जा रही थी, कहानियां लिखी जा रही थी किताबों में, फ्लॉक टेल्स या गाने लिखे जा रहे थे या पोयम लिखी जा रही थी, और जिनको पढ़ना आता है वो लोग पढ़ पढ़ के उनको सुनाते थे। तो सुनने में उनको मजा आता था क्योंकि वो कहानी है या गाना है या पोयम है, तो वो सुन के एंजॉय करते थे। तो इस तरीके से जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था वो भी किताब खरीदते थे और पढ़वाते थे और सुनते थे। अब आप सोचो कि किससे पढ़वाते होंगे। आप सबने देखा होगा, हमारे घर के आजू बाजू एक जगह ऐसी जरूर होती है, चाहे वो कॉलोनी हो, हाई सोसाइटी हो, पॉश एरिया हो, मोहल्ला हो, नुक्कड़ हो, ठीक है, या गांव हो, वहां पे एक जगह जरूर ऐसी होती है जहां पे शाम को, सुबह आते जाते लोग अक्सर इकट्ठा हो जाते हैं और बातें करते हैं आस पड़ोस की। स्पेशली बॉयज में ये चीजें ज्यादा देखी जाती हैं। वुमेन्स तो क्योंकि घर पे बैठ के भी अड्डा लगा लेती हैं बातों का, लेकिन जो जेंट्स होते हैं वो बाहर कहीं किसी पान वाले पे या किसी ऐसी जगहों पे, स्पॉट्स पे इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, हंसी मजाक करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उन्हें कहते हैं, ऐसी जगहों को कहते हैं बच्चों टेवोन्स। ओके, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है, आ चुका है, और उस वक्त फिर बच्चे भूल जाते हैं और कहते हैं मैम ये कहां से आ गया। तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं एनसीईआरटी की जो छूट जाती हैं हमसे। तो टेवोन्स एक ऐसी प्लेस है जहां लोग गैदर होते हैं, बातें करते हैं, शेयर करते हैं न्यूज। तो टेवोन्स वो अड्डा था जहां पे अब फालतू बातें नहीं हो रही थी, जहां पे किताबें पढ़ी जा रही थी और एक जन जिसको पढ़नी आती थी वो पढ़ के बाकी सबको सुना रहा था। हाउ इंटरेस्टिंग इट इज। ठीक है, तो आइए एक बार एनसीईआरटी के थ्रू ये सारी चीजें और देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ बुक्स नाउ रिड्यूस्ड। कैसे रिड्यूस हो गई? ड्यू टू प्रिंटिंग। भाई जब मशीन आ गई तो किताबों का पैसा कम हो गया, तभी तो गरीब लोगों ने भी खरीदना शुरू किया। लेस टाइम, छापने में कम टाइम लग रहा था, क्वांटिटी बढ़ गई क्योंकि मशीन बना रही है, पहले हाथ से लिखनी पड़ती थी। ग्रेट ईज के साथ क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब देखो बुक्स फ्लड द मार्केट। इतनी किताबें आ गई कि अब किल्लत नहीं थी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स में क्या था कि किताबों का डिमांड ज्यादा था, सप्लाई कम थी। यहाँ क्या है, बहुत सप्लाई है, जितनी चाहिए उतनी लो। ठीक है, तो बुक्स ने मार्केट को फ्लड कर दिया। न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग नाउ इमर्ज्ड। कॉमन पीपल के एक समूह में रीडिंग का एक चलन शुरू हो गया था। पहले लोग ओरल प्रैक्टिस यूज करते थे। ओरल प्रैक्टिस क्या होती है? रामायण देखिए आपने, प्ले देखा है, रामलीला। ठीक है, रामलीला एक ओरल प्रैक्टिस है। या सुन लेना, जो बड़े बड़े वो आते हैं जो सुनाते हैं ना, हॉर्न जो सड़क पे अनाउंसमेंट्स करते हैं, उस तरीके से कोई मैसेज आ गया तो ओरल तरीके से लोग चीजों को सुनते थे, समझते थे और नॉलेज गेन करते थे। लेकिन अब बट नाउ रीडिंग हैबिट इमर्ज। अब लोग पढ़ना शुरू कर रहे थे, बट लिटरेसी रेट वाज लो। वही जो मैंने आपको बताया, पर सारे लोग पढ़े लिखे तो नहीं थे। फिर पॉपुलर बैलेट्स, फ्लॉक टेल्स, पिक्चर्स का इस्तेमाल हो रहा था किताबों में अट्रैक्ट करने के लिए लोगों कि लोग खरीद लें। वर यूज सो दैट देयर ओरल रिसिटेशन एंजॉय, ताकि इन्हीं चीजों का पिक्चर्स को दिखा के, बैलेट्स को बता के, फ्लोक्लोर को गा के उन लोगों को जिन्हें पढ़ना नहीं आता है बुक्स के लिए ट्रैक किया जा सके। टैवर्न्स वर टारगेटेड, मैंने आपको समझा दिया क्या था। नाउ पीपल डिबेट, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट अराइजेस। देखो बच्चों, अब जब किताबें छप रही हैं तो उस किताबों में ना, उन किताबों में सारी चीजें छप रही थी। रिलीजियस मैटर, लॉजिकल बातें,
लॉजिकल बातें, कॉमेडी बातें, सीरियस बातें, घर की बातें, बाहर की बातें, इधर की उधर की, साइंस, रीजंस, फैक्ट्स, मैथ्स, सब कुछ आ रहा था। दिक्कत तब आनी शुरू हुई जब रिलीजन भी किताबों में आना शुरू हो गया और उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। क्योंकि अब क्या हो गया, अब वो लोग जो बोलते नहीं थे, किताबें पढ़ के उनकी एक सोच बनने लगी और उन्होंने भी अपनी आवाज उठानी शुरू करी। तो हर वो आदमी जो किताब पढ़ रहा था वो डिबेट कर रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अब उसकी एक समझ खुल गई थी। डिस्कशन कर रहा था उस किताब पर, 4 लोग इकट्ठे हो गए तो बातें कर रहे हैं, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। डिसएग्रीमेंट, मान लीजिए कुछ ऐसा छप गया जिससे हम डिसएग्री करते हैं तो हम अपना विरोध जता रहे हैं, ये सब शुरू हो गया। जब ये सब शुरू हुआ तो न्यू आइडियाज के साथ लोगों की सोच बदलने लगी और इस बदलती सोच से, इस बदली हुई हवा से अब शुरू हो गया एक डर का माहौल। अब वो क्या था ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, पर मैं आपको उसको और बेहतर तरीके से समझा देती हूँ। जब कुछ नया होता है ना, तो जो पुराने लोग होते हैं वो डरने लगते हैं, वो विरोध करते हैं कि अगर ये नया आ गया तो हमारे पुराने का क्या होगा। तो वही चीज थी। अब यहाँ पे भी एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा था जिससे पुराने कंजर्वेटिव पीपल डर रहे थे। देखते हैं वो डर में क्या करते हैं। Students, since there was no control on book circulation, numerous books were circulating in the market and among the people. कोई रोक टोक नहीं थी कि बुक कितनी क्वांटिटी में सर्कुलेट होनी है, कितने लोग पढ़ेंगे कितने नहीं पढ़ेंगे। अब तो अनलिमिटेड लोग पढ़ रहे थे और अनलिमिटेड किताबें छप रही हैं। स्प्रेड इररिलीजियस एंड इलॉजिकल थॉट्स, ऐसा कुछ लोगों को लगा कि ये जो बुकें छप रही हैं ये इररिलीजियस यानी कि अधार्मिक और इलॉजिकल बकवास बातें छापनी शुरू करती है। 1517 की बात है ये मार्क करेंगे। मार्टिन ल्यूथर ने 95 थीसिस लिखी। किस बात पे? रिचुअल्स ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक चर्च जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सत्ता चलती थी, उनकी बातों के ऊपर वो लोग जो बिलीफ्स फॉलो करते थे, जिन रिचुअल्स को मानते थे, यानी कि जो रीति रिवाज वो फॉलो करते थे, जिस तरीके से वो भगवान को मानते थे और जो भी बाध्यताएं उन्होंने बंधन लोगों पे लगा रखे थे, उस पे 95 थीसिस में सवाल उठाए मार्टिन ल्यूथर ने। फिर क्या हुआ, इनके इस सवालों की वजह से इन्होंने चर्च को चैलेंज किया कि आप मेरे इन सवालों को जवाब दो अगर आप सही हो। इस बात पे डिबेट हुई, इतनी डिबेट हुई कि जब डिबेट होती है तो आप समझते हैं कि एक फेवर में होता है एक अगेंस्ट में होता है। तो बहुत सारे लोग मार्टिन ल्यूथर के फेवर में थे। जो लोग मार्टिन ल्यूथर के फेवर में थे, अब उन्होंने अपनी क्रिश्चियनिटी में ही एक नई कम्युनिटी बना ली जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट। ठीक है, जो पुराने लोग थे, जो वही रोमन चर्च की बातों को फॉलो कर रहे थे, उनसे अग्री करते थे, वो लोग कैथोलिक्स कहे गए। और जो नई सोच के लोग थे, जिन्होंने मार्टिन ल्यूथर की बात को समझा कि ही इज राइट, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। और एक बहुत फेमस लाइन मार्टिन ल्यूथर ने कही है, जो आती है 1 मार्क क्वेश्चन है, प्लस ये जस्टिफाई करने को भी आती है 3 मार्क क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछते हैं कि हु गेव दिस स्टेटमेंट तो 1 मार्क में आएगा। अगर पूछते हैं जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिवन बाय मार्टिन ल्यूथर तो 3 नंबर में आएगा, यानी कि इस बात की पुष्टि कीजिए। क्या कहा उन्होंने? प्रिंटिंग इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द अल्टीमेट वन। ये जो प्रिंटिंग शुरू हुई है ये भगवान का एक बहुत ही बढ़िया एक गिफ्ट है और अल्टीमेट गिफ्ट है, क्योंकि वो लोग जो अज्ञान थे उन तक ज्ञान पहुंच रहा है। अब हद ये थी कि 5000 इनकी जो 95 थीसिस उन्होंने लिखी थी उसकी 5000 कॉपीज पर वीक पिच रही थी, यानी कि लोग इनकी बातों को इतना ज्यादा पढ़ रहे थे, उसके बाद वो प्रोटेक्ट कर रहे थे या फेवर कर रहे थे, लेकिन पढ़ रहे थे। और इनकी उन किताबों की वजह से, उन थीसिस की वजह से, उस काम की वजह से एक रेवोल्यूशन आ गया, एक रिफॉर्मेशन आ गया, एक बदलाव आ गया। अब लोग तर्क वितर्क करने लगे। पहले लोग जो आंखें बंद करके फॉलो करते थे अपने चर्च अथॉरिटीज को, अब वो सवाल करने लगे। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, वो है मैकेनिको का। ही वॉज अ मिलर इन इटली। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन ये आ चुका है कि हु वॉज मैकेनिको। ओके, 1 मार्क क्वेश्चन है। तो ही वॉज अ मिलर इन इटली। इन्होंने भी किताबें पढ़ना शुरू करी। पहले ये नहीं पढ़ते थे, इन्होंने किताबें पढ़ना शुरू करी और किताबें पढ़ के इनको ये समझ में आया कि अच्छा बाइबल क्या है। फिर इन्होंने बाइबल को री इंटरप्रेट किया, यानी कि लैंग्वेज को बदल के उसी बात को अपने तरीके से लिखा।
और जब इन्होंने ये लिखा तो इन्होंने सवाल उठाए फिर से रोमन कैथोलिक चर्च पे और उनको कहा कि आओ और मेरे सवालों का जवाब दो, क्योंकि ये मिलर थे, छोटे आदमी थे। तो चर्च की अथॉरिटीज ने क्या किया, इनको मरवा दिया। पहले तो 2 बार इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, उसके बाद फाइनली जब ये नहीं माने तो उन लोगों ने इनको एग्जीक्यूट यानी कि मरवा दिया। और परेशान हो गई रोमन कैथोलिक चर्च अब इन सवालों से, नए लोगों के क्वेश्चन से। अब उसके पास एक ही रास्ता था और वो था कि जितने भी बुक पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, उनको अपने इन्फ्लुएंस में ले लो, अपने कॉन्फिडेंस में ले लो और वो वही किताबें छापें और बेचें जो कि रोमन कैथोलिक चर्च पास करे। ठीक है, एक तरीका इन्होंने ये यूज किया कि बुक सेलर और को कंट्रोल करना शुरू किया। दूसरा तरीका इन्होंने शुरू किया इंडेक्सिंग प्रोहिबिटेड बुक। जो लोग चर्च क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, चर्च की बातों को मानते थे, उनको ये बता दिया कि ये किताबें नहीं पढ़नी है। समझ रहे हो? अगर आप सच्चे क्रिश्चियन हो तो आप ये किताबें नहीं पढ़ोगे क्योंकि ये किताबें गलत बताती हैं भगवान के बारे में। दैट इज इंडेक्सिंग प्रोहिबिटेड बुक। ये बताना शुरू कर दिया कि कौन सी किताबें प्रोहिबिटेड है, मना ही है और वो नहीं पढ़नी है, वो अगेंस्ट रिलीजन है। ये काम इन्होंने 1558 में किया और इसका इन्फ्लुएंस आप देखोगे धीरे धीरे करके प्रिंटिंग कल्चर ने बहुत मदद करी, भारत में बहुत मदद करी, फ्रांस में फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने की। एक रीडिंग मानिया आने वाला है, अब लोगों को एक बीमारी लगने वाली है पढ़ने की, क्योंकि पढ़ के ही उन्हें पता चल रहा है। और रीडिंग मानिया का एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके घर में न्यूज़पेपर लगा हुआ है रोज का। वो क्या है? वो रीडिंग मानिया है। आप चाहते हो कि रोज हमें कुछ संसार की खबर मिले, तो वो पढ़ने की एक आदत है, पढ़ने का एक मानिया है, जो कि अब इधर भी लगेगा, यूरोप में भी आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर होने वाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर पूछिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।